हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला है और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही इस यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। बच्चों, तो कल हम लोगों ने क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला भाग देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। आज हमें उसके आगे देखना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो पहले थोड़ी सी एक डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा। जब एक या एक से अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म तथा नया रासायनिक सूत्र वाला पदार्थ बनाते हैं। तो बच्चों फिर से हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास समझ लीजिए मैग्नीशियम है, Mg किससे अभिक्रिया करेगा? O2 से। मान लीजिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या दे रहा है? MgO। अब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जब इनको आपस में आप मिलाएंगे तो मैंने कल भी क्या बताया था, या तो कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा या इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा और कुछ नए आबंधों को जन्म देगा, और नए आबंध को जन्म देके एक नया उत्पाद बनाता है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक नए उत्पाद को जन्म देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो फिर से मैं दोहराता हूं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने का मतलब क्या है? या तो एक अभिकारक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा अभिकारक इलेक्ट्रॉन लेगा, या दोनों अभिकारक आपस में इलेक्ट्रॉन्स को साझा करेंगे, तो अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा और आगे इसको समझते हैं हम लोग। तो मैंने बताया अभिकारक या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ अब हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहा गया? अभिकारक। और जो अंतिम अवस्था में जो हमारे पास वस्तु मिली उसको क्या कहा जाएगा? उत्पाद। फिर से इसका एक उदाहरण लेके देखते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा, और वो क्या देगा? MgO। ये दोनों हमारे क्या हैं? इनको आप कह सकते हो पदार्थ, प्रारंभिक अवस्था के पदार्थ। और प्रारंभिक अवस्था के पदार्थों को क्या कहा गया? अभिकारक। और अभिकारक ये दोनों आपस में बंध बनाएंगे और ये क्या परिवर्तित हो जाएंगे? MgO। यानी जो भी उत्पाद या जो भी पदार्थ हमें अंतिम अवस्था में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए वस्तु को या एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि यह सच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो सच में पता लगाने के लिए हमें क्या देखना है? हमें कुछ चीजों को देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गैस का निकलना। यदि उस अभिक्रिया के दौरान एक गैस निकली है, कोई निश्चित ही नहीं है। देखिए, माना जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है, लेकिन 100 में 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन होता है। तो यदि गैस निकल रही है तो आप कह सकते हो कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का परिवर्तन, जो प्रारंभिक अवस्था में आपके पदार्थ थे वह किसी दूसरे रंग में थे, और जो अंतिम अवस्था में आपको उत्पाद मिला है अगर उसका रंग अलग है तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद हम देखते हैं ताप परिवर्तन। यदि आपके जो प्रारंभिक अवस्था का तापमान था, यदि वह बदल कर तापमान बढ़ता है या घटता है तो हम उसको क्या कहेंगे? कि ताप में भी परिवर्तन हुआ है। तो हम कहेंगे कि पक्का रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर देखते हैं अवस्था का परिवर्तन। कल भी हमने देखा था कि अवस्था का परिवर्तन हमने देखा था कि भौतिक परिवर्तन में भी हो रहा था। तो अवस्था का परिवर्तन अक्सर होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है और भौतिक अभिक्रिया में भी होता है। तो अगर अवस्था का परिवर्तन हुआ तो आप जरूर ही नहीं कह सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया ही है, वह भौतिक में भी होता है, लेकिन अन्य कारक को भी हमें मिला के देखना पड़ेगा कि और चीजें भी हो रही हैं कि नहीं। तो अकेले सिर्फ इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हमें बाकी चीजों को भी देखना होता है। अवस्था के परिवर्तन के साथ साथ अगर इनमें से और कोई भी चीज हुई है तो हम समझ जाएंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया है।
आखिरी हम देखते हैं अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण कई बार क्या होता है, जब हम किसी विलेन में क्या डालते हैं, सॉल्ट यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, लवण। यदि हम कोई लवण डालते हैं तो उसमें अवक्षेपण बनता है। तो यदि अवक्षेपण बन रहा है तो भी हम यहां कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। दूसरा विषय हम लोग स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं, एक नए उत्पाद को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में ना कह के, जैसे मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर मैं इसे शब्दों में ना लिखूं, जैसा कि हम लोग एक गणित की अभिक्रिया, एक गणित का लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2x + 3y = 5। हम लोग कभी गणित में ऐसा नहीं कहते हैं कि एक 2 ने एक x से गुणा किया प्लस फिर 3 को y से गुणा किया गया और 5 बना। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं, हम सीधा क्या कहते हैं, 2x + 3y = 5। ठीक यही चीज है हमारी रासायनिक समीकरण में भी। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को शब्दों में ना कहकर उसको सूत्रों में प्रदर्शित किया जाए तो यह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण समझ में आया, शब्दों में प्रदर्शित ना करके उसे सूत्रों में प्रदर्शित किया जाए तो इस अभिक्रिया को क्या आ जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमेशा बाएं हाथ की तरफ अभिकारक को लिखा जाता है। बाएं हाथ की तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारक, और जितने भी अभिकारक होंगे सबको प्लस के चिन्ह से जोड़ा जाएगा, और दाएं हाथ की तरफ हमेशा उत्पाद को लिखा जाएगा। और अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तित होना एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है। तो फिर से समझते हैं, यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में ना कहकर सूत्रों में प्रदर्शित करें तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमेशा बाएं हाथ की तरफ अभिकारक को लिखा जाएगा और सभी अभिकारक को प्लस के चिन्ह से जोड़ा जाएगा तथा अभिकारक से उत्पाद में प्रदर्शित होने की प्रक्रिया को एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों अब रासायनिक समीकरण के बाद अब हमारा अगला भाग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभी तक हमने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिर हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और वो कैसे होती हैं, उसके बाद हमने देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है, और अब हम चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद को जन्म देते हैं। मतलब यहां पर सिर्फ एक ही उत्पाद होगा, 2 या 3 उत्पाद नहीं हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद को जन्म देंगे, यानी उत्पाद सिर्फ अकेला एक ही रहेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक को मिलाकर अगर एकल उत्पाद बन रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। इस अभिक्रिया को समझते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मैं समझाता हूं ये पूरी अभिक्रिया कैसे हुई है। देखिए सबसे पहले क्या है, कार्बन का एक अणु है, यहां पर कार्बन का एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। अब ये कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले हमारे पास क्या है, ये रहा कार्बन। कार्बन के बारे में हम जानते हैं, इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। अब हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो ऑक्सीजन के 2 अणु है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 और 6 होता है। अब देखते हैं, 2 अणु मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन के, ये लिया मैंने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब हम चलते हैं दूसरा ऑक्सीजन यहां लेते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6।
अब क्या होगा, कार्बन अपना यह ऐसे साझा करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का 8 का अष्टक पूरा हो गया, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हो गए। ऑक्सीजन को यहां पर भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर इसके 8 हो गए। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो देखा हमने, ठीक वही चीजें जो हम शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके ही कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो हमने यहां पर देखा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद को जन्म देते हैं। तो मैंने बताया कार्बन और एक कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एकल 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद को जन्म देते हैं। इसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं पाया जाता है। ये रहा हमारा उदाहरण। प्लस ये बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है या एक बहुत बड़ा गुण कह सकते हो, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जिसमें द्विक या त्रिक आबंध पाया जाता है। तो जैसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को किसी भी जैसे हमने हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद ये अपना एकल बंध तोड़कर, मतलब द्विक बंध था, द्विक बंध में से एक बंध तोड़कर और CH3 यानी एक हाइड्रोजन इसका इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो CH3 बना देंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा गुण है कि वह संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है हमने देखा, इसको पूरी तरीके से प्रदर्शित करके देखा कि जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणुओं से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है हमने देखा, इसको भी हम देख सकते हैं आगे। मैं इसको पूरा कैसे अभिक्रिया होती है मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में। तो संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद को जन्म देते हैं तो यह क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने क्या देखा था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे। अब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो इसमें हमें क्या देखना है, एकल अभिकारक रहता है, अभिकारक एक रहता है और वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए देखिए, किसी चीज को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। जोड़ने के लिए आबंध बना, लेकिन तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए या तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, जब ऊष्मा देंगे तो गतिज ऊर्जा होगी तो बंध टूट जाएंगे। दूसरा, प्रकाश देना पड़ेगा, तो प्रकाश से भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा बनेगी, उसमें भी ऊष्मा निकलेगी, तो उससे भी क्या होगा, बंध टूटेगा। तीसरा क्या है, हमें क्या देना पड़ेगा, विद्युत अपघटन। तीसरा हमारी कौन सी प्रक्रिया है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी। तो अगर आपको वियोजन अभिक्रिया करनी, यानी एक अभिकारक को तोड़कर कई सारे उत्पाद बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन एक अभिकारक को तोड़कर कई सारे उत्पाद में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो ऊष्मा देनी पड़ती है, या हमें प्रकाश देना पड़ता है, या हमें विद्युत अपघटन करना पड़ता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करानी पड़ती है। तो जैसा हमने देखा, यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा से में कौन सी अभिक्रिया होती है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी जिसको हम अच्छे से समझेंगे आगे कि किस प्रकार से इसमें इसके आबंध टूटे होंगे और ये एकल अभिकारक कई सारे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से चलते हैं प्रकाश। यदि हम प्रकाश डालते हैं तो 2AgCl, जो AgCl है हमारा, वह टूटकर किसमें सिल्वर क्लोराइड किसमें टूटकर परिवर्तित हो जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन, यानी Ag और Cl में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा हमने क्या देखा, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में हमने क्या देखा, KCl को अगर हमने तोड़ा तो किसमें टूट गया, K और Cl2, यानी पोटेशियम क्लोराइड को हमने तोड़ दिया पोटेशियम और क्लोराइड में। ये गलित KCl होना चाहिए, गलित KCl। तो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। आगे पार्ट नंबर 4 में सारी चीज, पार्ट नंबर 3 में हमारे ये दिया गया कि किस प्रकार से विद्युत अपघटन किया जाता है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सारी चीजों को देखेंगे। तो यहां हम समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें
एकल अभिकारक टूटकर कई सारे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, और इनको तोड़ने के लिए हमें या तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, या प्रकाश देना पड़ेगा, या विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा हम एकल अभिकारक को कई सारे उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरी हमारी अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब ही है अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। तो इसमें क्या होता है, अधिक जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, उसके यौगिक से हटा देगा। जो हमने देखा CuSO4 और Fe। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कम अभिक्रियाशील कौन है, आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। अभिक्रियाशीलता, सक्रियशीलता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी आगे हमें पढ़ने को मिलेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कौन ज्यादा सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है। तो इसमें देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 यदि इसको आयरन लोहे के साथ मिलाया जाए तो क्या होता है, ये लोहा अधिक क्रियाशील होने के नाते Cu को यहां से हटा देता है और खुद Fe वहां जाकर बैठ जाता है, लोहा खुद वहां स्थापित हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बनकर बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, यदि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है।